क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक एस्ट्रोनॉमर्स ने जितना भी यूनिवर्स को डिटेक्ट किया है वो हमारे पूरे यूनिवर्स का केवल 5% ही है। मतलब ब्लैक होल, जाइंट स्टार्स, हजारों गैलेक्सीज, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स, ये जितना कुछ भी आपने आज तक पढ़ा है वो हमारे असली यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। तो एक बार सोच के देखो, जब 5% यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो अनडिस्कवर्ड 95% में और क्या क्या होगा। वेल, इस अनडिस्कवर्ड 95% यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सर आइजैक न्यूटन की द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी तक को चैलेंज मिला है। और केवल इतना ही नहीं, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आज ये चीज नहीं होती तो शायद हम ह्यूमंस के प्लैनेट्स, गैलेक्सीज कुछ भी नहीं रहते। दरअसल ये टॉपिक आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से एक डिबेट का इश्यू बना हुआ है, क्योंकि ये चीज है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, व्हिच मींस एक ऐसी चीज जो कि हम सारे लोगों के बीच में प्रेजेंट है लेकिन विजिबल नहीं है। और इसी चीज को लेकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स के बीच आए दिन डिबेट्स होते रहते हैं। कोई बोलता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, कोई कहता है कि डार्क मैटर दिखता ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1933 में, जब एक स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी रात के समय में अपने टेलीस्कोप से यूनिवर्स पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते टाइम ज़्विकी को गैलेक्सी का एक क्लस्टर दिखाई देता है, लेकिन हैरान होने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि उस क्लस्टर के अराउंड जितनी भी गैलेक्सीज रोटेट कर रही थी वो ज़्विकी की कैलकुलेटेड स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड में रोटेट कर रही थी, अकॉर्डिंग टू हिम व्हिच वाज इम्पॉसिबल। सो फॉर एग्जांपल, एक जायंट व्हील है जो कि यूजुअली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करता है, पर एक दिन वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करे तो उस व्हील के अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे वो सारे के सारे लोग उसमें से उछलकर बाहर गिर जाएंगे। बट इन दैट केस गैलेक्सीज का वो क्लस्टर बैलेंस तरीके से एकदम स्पीड में रोटेट हो रहा था, which was really weird। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ज़्विकी ने क्या किया, उस क्लस्टर पर और रिसर्च किया एंड एट द एंड उनको पता चला कि उन क्लस्टर्स के बीच में एक ऐसा मैटर है जो कि इन सारी गैलेक्सीज को बैलेंस कर रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया डार्क मैटर। और आज डार्क मैटर यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है दोस्तों, जिसके ऊपर आज तक 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं। लेकिन आखिर इन सब के पीछे का असली सच क्या है? क्या सच में डार्क मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? और अगर डार्क मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो आज तक उसको कोई भी डिटेक्ट क्यों नहीं कर सका है? या फिर सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कुछ गलती थी? और सबसे जरूरी, क्या डार्क मैटर अर्थ पर भी एग्जिस्ट करता है? और क्या वो मेरे और आपके जैसे आम लोगों की लाइफ को कुछ इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? आइए जानते हैं। अगेन गो बैक टू द ईयर 1933, जब ज़्विकी को पता चला कि उन्होंने एक ऐसी चीज की खोज की है जो कि उनको नोबेल प्राइज तक दिला सकती है। और इस चीज की वजह से ज़्विकी ने डार्क मैटर पर बेस्ड एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। लेकिन उस पेपर को पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि उस टाइम किसी को ज़्विकी पर भरोसा ही नहीं था और सारे के सारे साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर सोचते थे कि ज़्विकी से रिसर्च में कोई मिस्टेक हो गई है। But the game here changes in 1978, जब एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन हमारे नेबर गैलेक्सी पर रिसर्च कर रही थी, तब उनको भी वैसे एक्सपीरियंस होता है जो उस दिन से 45 साल पहले फ्रिट्ज ज़्विकी को हुआ था। अब रूबिन के पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। पहला कि वो सर आइजैक न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज करे और ये प्रूव करे कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दूसरा कि वो भी फ्रिट्ज ज़्विकी की तरह मान ले कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। एंड एज अ रिजल्ट रूबिन ने सेकंड ऑप्शन प्रेफर किया। पर सवाल यह है कि आखिर साइंटिस्ट ने किन एविडेंस से ये माना है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? इस चीज को समझने से पहले आपका इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्जा डो है जो कि आपके फिंगर पे है और आप उसको बहुत स्पीड में स्पिन कर रहे हो। सो बाय सिंपल लॉजिक वो आपके हाथ से नहीं उछलेगा। बट द थिंग इज व्हाई। सो सी, ये चीज पॉसिबल है उस डो के अंदर के ग्लू की वजह से। एंड नाउ डो की जगह पे गैलेक्सी है और वो बहुत ही स्पीड से रोटेट कर रही है। एंड एज वी ऑल नो, गैलेक्सीज भी नहीं उछलते, व्हिच मींस कि डार्क मैटर हमारे इस यूनिवर्स में ग्लू की तरह काम करता है। साइंटिस्ट डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए अब तक बहुत सारे टेक्निक्स के यूज कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक्सपेरिमेंट से ऐसा लगा है कि शायद ये डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट को मेनली इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में डार्क मैटर्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी लगी थी। पहला, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब भी आप रात के टाइम में टेलीस्कोप से ऊपर की ओर देखोगे तो आपको बहुत सारे अलग शेप्स वाले गैलेक्सीज दिखाई देंगे। ऐसी एक बार जब एस्ट्रोनॉमर्स रात में यूनिवर्स पर रिसर्च कर रहे थे तब उनको एक ऐसा शेप दिखा, ये देखिए। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने जब थोड़ी रिसर्च की, देन दे केम टू नो
कि ये कुछ और नहीं बल्कि गैलेक्सी है। लेकिन गैलेक्सीज का शेप तो कुछ ऐसा होता है। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। सो सी एक्चुअली वो गैलेक्सी अपने ही शेप में है, लेकिन जब वो लाइट के साथ रिफ्लेक्ट होके वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट की आंखों तक पहुंची तो उसने अपना डायरेक्शन कुछ ऐसे चूज किया कि उसका शेप अलग नजर आया। वेल नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन। फॉर सपोज अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर एक गैलेक्सी है और उसके बीच में एक मैसिव पार्टिकल या मैटर है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी की तरफ देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी का शेप उसके रियल शेप से अलग देखेंगे। नाउ द थिंग इज, जब एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ इस शेप की गैलेक्सी दिखी तो थोड़ा ऑब्जर्व और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद सामने आया कि रात के समय गैलेक्सीज के शेप हमको अजीब इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके बीच में एक मैसिव मैटर है, एंड दैट मैटर इज डार्क मैटर। दूसरा एविडेंस, कॉलिजन्स ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स। जब भी दो गैलेक्सी क्लस्टर्स में कॉलिजन होता है तो उनके हॉट गैसेस में इंटरैक्शन होता है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड जब एस्ट्रोनॉमर्स ने दो गैलेक्सी क्लस्टर्स को कोलाइड होने के बाद उनके मास को कैलकुलेट किया तो रिजल्ट सबको हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि जब उनके विजिबल मैटर्स का मास कैलकुलेट किया गया तो उनका एक्चुअल मास से वो ज्यादा था, व्हिच मींस कि कोई इनविजिबल मैटर है जो कि उसके मास को बढ़ा रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। आप में से ज्यादा लोगों को लगता होगा कि इस यूनिवर्स में स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स किसी भी जगह फैले हुए हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर के बिना ये यूनिवर्स बिखर जाएगा, और उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा हाथ डार्क मैटर का है। As I said before, डार्क मैटर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने के लिए एक ग्लू का काम करता है। आई नो आप क्या सोच रहे हो, क्या डार्क मैटर हमारे अर्थ पे भी है, और क्या होगा अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए? वेल, इस चीज का जवाब छुपा है इसमें। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाउंडेड हैं। साइंटिस्ट को रिसर्च में ये पता चला है कि प्लैनेट्स को स्टेबल रखने के लिए हमें जितने ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है उतना फोर्स ग्रेविटी अकेले पैदा नहीं कर सकती है, व्हिच मींस कि हमारे मिल्की वे में एक अलग एनर्जी है जिनसे सारे प्लैनेट्स को एक साथ स्टेबल बनाए रखना है, एंड दैट इज डार्क मैटर। पर एक सेकेंड, क्या हमारे अर्थ में भी एक डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है? आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अगर इतना सा भी डार्क मैटर हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो उधर डार्क होल तक बन सकता है। एंड द फन फैक्ट ओवर हियर इज कि हमारे अर्थ पे भी डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, अगर डार्क मैटर अर्थ पे भी एग्जिस्ट करता है तो आज तक किसी भी इंसान की बॉडी इसकी वजह से ब्लैक होल क्यों नहीं बन गई? सो द थिंग इज, डार्क मैटर की मात्रा हमारे अर्थ पे बहुत ही कम है, और एक ह्यूमन बॉडी के एंटायर लाइफ उसकी बॉडी में केवल 1 मिलीग्राम डार्क मैटर ही एंटर करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ह्यूमन बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली दोस्तों, डार्क मैटर मिल्की वे के सेंटर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, और हमारा सोलर सिस्टम एक कॉर्नर में आता है। सो इधर तक ज्यादा डार्क मैटर नहीं पहुंच पाता। मोरोवर, साइंटिस्ट के ग्रुप ने डार्क मैटर को लेके एक और थ्योरी बनाई है, व्हिच इज, क्या ब्लैक होल सी डार्क मैटर है? सो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इससे समझने की कोशिश करें कि ब्लैक होल क्या होता है। जैसा कि हम सारे लोगों को मालूम है कि अगर हम किसी भी चीज को हवा में उछालेंगे तो वो नीचे जरूर आएगी ग्रेविटी की वजह से। ऐसा धरती पर पॉसिबल है, अर्थ पर सिर्फ। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे मेथड्स निकाल लिए हैं जिनसे कि हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, जैसे कि रॉकेट्स। लेकिन हमारी इस यूनिवर्स में एक ऐसी भी जगह है जहां पर आप किसी भी मेथड से बाहर निकल ही नहीं सकते, एंड दैट इज ब्लैक होल। पिछले कई सालों से इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हुए हैं। एक ग्रुप का मानना है कि डार्क मैटर कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल ही है, और एक ग्रुप का मानना है कि डार्क मैटर और ब्लैक होल ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सच क्या है? वेल, इस चीज को समझने से पहले आपका डार्क मैटर को थोड़ा और अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखो, डार्क मैटर एक ऐसे मैटर से बना होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, एंड एज वी ऑल नो कि जिस चीज को लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी हम उसको देख ही नहीं सकते। एंड इसका ऑपोजिट यूनिवर्स का 5% मैटर है जिसको हम देख सकते हैं, वो ऑर्डिनरी मैटर से बना होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड इसी चीज के कारण वो हमारे लिए विजिबल होता है। और इन सब के अलावा ऑर्डिनरी मैटर में एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन डार्क मैटर में क्या होता है और वो किस चीज से बना होता है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं पता है। ऑन द अदर हैंड, ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जहां पर फिजिक्स के अलावा कोई लॉस काम नहीं करता है। यहां तक कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वो लाइट तक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन सवाल यह है कि साइंटिस्ट ने किन सिमिलैरिटीज को देखकर ब्लैक होल को डार्क मैटर बताया है।
सो मेनली साइंटिस्ट ने 3 सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व की इन दोनों में। पहली, बोथ आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जैसे कि ब्लैक होल लाइट से एमिट नहीं करता है, सेम उसी तरह डार्क मैटर भी लाइट से एमिट नहीं करता है। बट इस चीज की वजह से इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बोथ हैव स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, जैसा कि ब्लैक होल अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जाना जाता है, उसी तरह डार्क मैटर भी ग्रेविटी को स्टेबल रखने के लिए जाना जाता है। नाउ लास्ट, बोथ आर स्टिल मिस्टीरियस। हम सारे लोगों को ब्लैक होल के बारे में तो हल्का हल्का आइडिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ एंड होता है, कैसे डिस्ट्रॉय होता है, मोस्ट मिस्टीरियसली इसके अंदर जाने वाली चीज आखिर चली कहाँ जाती है। सेम एज विद डार्क मैटर, हमें ये तो मालूम है कि वो 95% ऑफ द यूनिवर्स में है, लेकिन किससे बना है, कितना वेट है, कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। बट इसमें सिर्फ सिमिलैरिटीज ही नहीं है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि क्यों ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। जैसे कि हम सारे लोगों को मालूम है कि ये सारी चीजें सिर्फ इमेजिनेटिव और पेपर पे कैलकुलेटेड है, विच मीन्स कि इनमें से कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है दोस्तों। सी, ब्लैक होल्स उस 5% यूनिवर्स में आता है जो कि विजिबल है, बट डार्क मैटर्स 95% यूनिवर्स में आता है जो कि अननोन है। याद रखिए, हमको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का वेट भी नहीं मालूम है, जो कि कितना होता है 39 zeros आफ्टर 3। लेकिन दूसरी ओर हमको डार्क मैटर्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं मालूम है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यूनिवर्स में इतने विजिबल ब्लैक होल्स हैं ही नहीं कि वो 95% यूनिवर्स को कवर कर सकें। बट फिर भी कुछ साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि शायद डार्क मैटर मतलब माइक्रो ब्लैक होल्स हैं जो कि विजिबल ही ना हो, लेकिन इस चीज के रिगार्डिंग भी कोई प्रूफ या कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये बोलना गलत होगा कि ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर साइंटिस्ट डार्क मैटर को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एज आई सेड बिफोर, साइंटिस्ट का मानना है कि जो डार्क मैटर होता है विम्प यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स का बना होता है, और जैसा कि इसके नाम से हमें मालूम पड़ता है कि ये किसी भी पार्टिकल से बहुत कम है, यानी ऑलमोस्ट नहीं इंटरैक्ट करता है, और इस चीज की वजह से ये कभी दिखता ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स के लॉज के हिसाब से तो लाख में एक बार तो इसके पार्टिकल जरूर काम करेंगे। इसी उम्मीद में साइंटिस्ट आज तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, जैसे कि चाइनीज पांडा X40 डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट चाइना शिंगपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में 2015 से 2018 तक किया गया था। इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, विम्प और डार्क मैटर को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीकों का यूज किया, बट एट द एंड उनको विम्प या डार्क मैटर का एक भी सबूत नहीं मिला। लेकिन वहां के कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि शायद डार्क मैटर विम्प से भी बहुत छोटे पार्टिकल से बना हो, या फिर उन पार्टिकल्स को आज की टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो, फ्यूचर में हो कुछ पॉसिबिलिटी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट अज्यूम करते हैं कि शायद इन डार्क मैटर्स का किसी एक पर्टिकुलर से मतलब मिलकर नहीं बना है, बल्कि मल्टीपल पार्टिकल्स से मिलकर बने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एक एटम बनता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डार्क प्रोटॉन और डार्क इलेक्ट्रॉन से मिलकर डार्क एटम बनता हो, जिसको हम डार्क मैटर बोलते हैं? वेल, इसका अभी तक तो कोई एक्यूरेट प्रूफ है नहीं, सो हम इस थ्योरी पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया था। एक्चुअली इंटेली में एक अंडरग्राउंड डिटेक्टर है जिसका नाम है डामा लिब्रा। कई सालों से ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट को इसमें एक यूनिक पीरियडिक सिग्नल्स दिखा, और इस चीज की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने एक्चुअली में डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया है। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी पूरी गैलेक्सी एक डार्क मैटर है, मतलब उसके बबल में, डार्क मैटर के बबल में, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन को कुछ ऐसे रोटेट करती है उसके एक्सिस पर। ऊपर अर्थ की स्पीड ज्यादा होती है और नीचे स्लो हो जाती है, बेसिकली विच मीन्स कि अर्थ इस डार्क मैटर ओशन में पीरियडिकली रोटेट कर रही है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन क्या सच में रिसर्च एकदम सही थी? वेल, काफी सारे साइंटिस्ट को भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए साउथ कोरिया के यांगयांग के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक और डिटेक्टर बनाया गया जिसका नाम है कोसाइन 100। ये सेम डामा लिब्रा डिटेक्टर जैसे ही बनाया गया था, लेकिन लगातार 2 महीनों तक ऑब्जर्व करने के बाद भी कोसाइन 100 को ऐसा कोई भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं मिला। लेकिन कोसाइन 100 के साइंटिस्ट का कहना है कि डामा लिब्रा को ये पीरियोडिक सिग्नल ट्रैक करने में कई साल लगे हैं, तो शायद हमें भी लग सकते हैं कई साल। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या डार्क मैटर सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं? साइंटिस्ट को ये तो मालूम है कि यूनिवर्स का 95% डार्क मैटर है, लेकिन उसको ना तो अब तक कोई देख पाया है, ना ही उसको कोई डिटेक्ट कर पाया है। डार्क मैटर विम्स से बना होता है जो कि किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन जब विम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं,
और वो भी ह्यूमंस के लिए विजिबल होती हैं, और उस चिंगारी को गामा रेज कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमको कहीं ना कहीं तो गामा रेज जरूर मिले होंगे, क्योंकि विम्स एक ना एक बार तो जरूर टकराए होंगे। नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन टू मी। फर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप, जो कि गामा रेज का डिटेक्टर है, उसको मिल्की वे के बीच में बहुत ज्यादा गामा रेज मिली थी। बट द कैच ओवर हियर इज कि साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि ये गामा रेज विम्स के इंट्रैक्शन से ही आए हैं, क्योंकि गामा रेज के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। सो द थिंग इज कि डार्क मैटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना तो साइंटिस्ट अब तक प्रूफ कर पाए ना फॉल्सिफाई कर पाए। एंड साइंस में आप जिस चीज को प्रूफ नहीं कर सको और गलत भी ना बता सको, उसको एक मिस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। विच मीन्स कि डार्क मैटर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद अभी ह्यूमन सोच ही नहीं सकते हैं। मे बी फ्यूचर में हम डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकें। और अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम गगन है।